हमने लिया है, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? पॉलिनोमियल, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बहुपद। ठीक है, देखिए बहुपद पर जाने से पहले एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए। देखिए, आपने अभी तक जितनी भी मैथ्स पढ़ी होगी उसमें आप मैथ के सवालों में आपने कहीं पर एक्स वाई जेड ऐसी नंबर ऐसे अक्षर भी यूज किए होंगे, और 1 2 3 4 5 इस तरीके की गिनतियां भी यूज की होंगी। ठीक है, जितनी भी आपने मैथ पढ़ी है आज तक उसमें आपने एक्स वाई जेड या ABC इस तरीके के अक्षर भी यूज किए होंगे, और 1 2 3 4 5 6 ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, सारी गिनतियां हैं भैया। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें गिनतियों की जैसी, इनको क्या कहा जाता है ये जान लीजिए आप। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप जितनी भी गिनतियां आप इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 या ऐसी जितनी भी वैल्यूज हैं जो आप हमेशा कांस्टेंट की तरीके से यूज करते हैं, यानी ऐसे जितने भी मान जो आपने आज तक पढ़े हों और वो कांस्टेंट हों, यानी कि उनका मान बदलता ना हो, ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है उनको हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर्स। हिंदी में क्या कहते हैं? अचर राशि। ठीक है, ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनके मान कभी बदलते नहीं हैं उन्हें हम अचर राशि कहते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यूज कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू है वो जैसी यहाँ है वैसी हर जगह रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैथ की कोई फील्ड बदल जाएगी। अगर जैसे मान लीजिए 2, ये 2 कोई नंबर है तो अंक गणित में इसका मान 2 है और बीज गणित में इसका मान 2 की जगह कुछ और हो जाएगा, या फिजिक्स में जाएगा तो 2 ना बन के कुछ और बन के यूज होगा, या किसी और सिद्धांत में अगर जाएंगे किसी और तरीके से अगर 2 को यूज करेंगे तो 2 की वैल्यू कुछ और होगी। नहीं, 2 अगर है तो वो 2 ही रहेगा, चाहे यहाँ हो चाहे जहाँ। 2 मतलब 2 3 4 5 ये सारी वो गिनतियां हैं जिनके मान अपने आप में फिक्स होते हैं। अगर कहीं पे 3 आया है तो उसका मतलब 1 2 3 यानी कि 3 नंबर्स, मतलब उसका मान 3 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी जितनी भी वैल्यूज दुनिया में हैं जो समय, परिस्थिति, सवाल, नियम, कानून, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अपने मान में परिवर्तन नहीं करती हैं, वो सारी वैल्यूज आपकी कांस्टेंट वैल्यूज कही जाती हैं, यानी कि अचर राशियां कही जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी जितनी वैल्यूज आप यूज करते हैं जिनका मान जिनकी ऐसे जितने भी अक्षर या ऐसे जितने भी संकेत सवालों में आप इस्तेमाल करते हैं जिनकी वैल्यू सवाल के हिसाब से बदल जाए। एक सवाल में उस संकेत का मान कुछ और निकलेगा, दूसरे सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसी संकेत का मान कुछ और निकलेगा। जैसे एक्स वाई जेड आप यूज करते हैं, तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनके मान सवालों के हिसाब से बदलते रहते हैं, उनका अपना कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उन्हें आप हिंदी में कहते हैं चर राशियां और इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक, हिंदी में कहते हैं चर राशियां। जैसे एक्स है, एक्स आपने मैथ्स में कोई यूज किया होगा, बीजगणित जो 9th में बीजगणित आपने पढ़ी होगी या उसके पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसमें एक्स जब सवालों में आता होगा तो मान लीजिए 10 सवाल आपके सामने लिखे हैं और 10 सवालों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्स यूज किया गया है, तो हर सवाल में एक्स की वैल्यू कुछ और मिलती होगी। जैसे पहले सवाल में एक्स की वैल्यू कुछ और आई, वो आंसर हो गया उस सवाल का। दूसरा सवाल आपने लगाया, उसमें एक्स का मान कुछ और मिलेगा, ये नहीं कि एक्स का मान जो पहले मिल चुका है वही मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सवाल जब बदलेगा, सवाल में स्थितियां बदलेंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस बदलेंगे, तो जो उसमें वेरिएबल यूज किया गया है सवाल में उस वेरिएबल की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनके मान लगातार परिवर्तनशील रहते हैं, बदलते रहते हैं, उन सारी ही चीजों को क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ठीक, ये 2 बातें आप समझ लीजिए कि जहां पे अक्षर ऐसे आप देखेंगे एक्स वाई जेड ABC इस तरीके के, तो वो आमतौर पे वो वेरिएबल्स कहे जाएंगे। अगर वो वेरिएबल्स नहीं होंगे तो स्पेशली इंडिकेट किया जाएगा सवाल में कि ये वेरिएबल है या नहीं है।
अगर नहीं इंडिकेट किया गया है तो एक्स वाई जेड का मतलब वेरिएबल ही है, यानी चल राशि है। तो एक्स वाई जेड अगर आप कहीं पर देखते हैं तो वेरिएबल्स हैं, और गिनतियां अगर आप कहीं पर देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या कोई ऐसी और चीज जिसके विषय में जानते हैं वो आपकी सामान्य नियत होता है, फिक्स होता है, तो वो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर इतनी ये बात समझ में आई तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक हमको पढ़ना है इसका नाम है बहुपद। आपके हाई स्कूल की बुक का दूसरा चैप्टर है ये बहुपद, पॉलिनोमियल, वो शुरू किया गया है, और अगली कुछ क्लासेस में आप बहुपद पर ही चर्चा करेंगे। बहुपद जब तक पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा टॉपिक नहीं लिया जाएगा, और बिल्कुल विधिवत आपको पढ़ना है। कहीं पर कोई जल्दबाजी में भाग दौड़ नहीं करनी है। इसमें करना क्या है, बहुपद को हम समझेंगे। पहली क्लास में हम बहुपद की कॉन्सेप्ट समझेंगे, दूसरी क्लास से हम बहुपद की एक्सरसाइजेस को करेंगे। जितने भी सवाल हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, जो भी चीजें हैं मतलब आपके लिए, वो सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। और जब बहुपद को बिल्कुल पूरी तरीके से हम खत्म कर लेंगे तभी अगले चैप्टर पे जाएंगे। जितनी क्लासेस लगनी है लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको बारी बारी से ऑर्डर वाइज एक क्लास आपको मिलती जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बहुपद। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए बहुपद होता क्या है। ठीक है, ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है उसको देखकर हम कह देंगे कि ये बहुपद है। क्या होता है बहुपद? शब्द से अगर समझिए तो बहुपद का मतलब क्या होना चाहिए? बहुपद का मतलब बहु माने बहुत सारे, और पद का मतलब पद। तो बहुपद का मतलब कोई ऐसी बीज, और ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं ये बीज गणित का है, अलजेब्रा का है। ठीक है, तो जो व्यवस्थाएं होंगी वो बीज गणितीय ही होंगी। ये कुछ चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। जो व्यवस्था लिखी होगी वो बीज गणितीय व्यवस्था होगी, अलजेब्रिक होगी। और अलजेब्रिक की क्या विशेषता होती है? अलजेब्रिक यानी बीज गणित का मतलब ये है जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना हो। ऐसी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे जितने भी व्यंजक हैं जिनमें कांस्टेंट नंबर भी हो और वेरिएबल नंबर भी हो, जैसे मान लीजिए 2 है, क्या है? कांस्टेंट है, और साथ में हमने x लगा दिया तो ये क्या है? वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट और वेरिएबल ने मिलकर एक पद बनाया, तो ये पद जो होगा ये क्या कहा जाएगा? बीज गणितीय पद कहा जाएगा, यानी अलजेब्रिक पद कहा जाएगा। तो इसी आधार पे हम समझेंगे बहुपद का मतलब बहुत सारे पद। बहुत सारे पद कैसे? बहुत सारे पद ऐसा नहीं कुछ भी लिखा हो तो उसको बहुपद कह देंगे, मतलब मैथमेटिकली उसको बहुपद कह देंगे। बहुत सारे पदों का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी अलजेब्रिक व्यवस्था लिखी हो, कोई भी ऐसी बीज गणितीय व्यवस्था लिखी हो, कोई बीज गणितीय एक्सपेंशन आपको ऐसा दिख रहा हो, कोई बीज गणितीय व्यंजक आपको ऐसा दिख रहा हो, या सामान्य भाषा में आप कहें बीज गणितीय पदों का संग्रह, बीज गणितीय पदों का संग्रह हो, कई सारे बीज गणितीय पद एक जगह पे लिखे हों, प्लस या माइनस के साथ कनेक्टेड हों, तो उस व्यवस्था को आप क्या कह देंगे? बहुपद। बहुत सारे पदों का मतलब ये है। बहुत की परिभाषा से आप जाइए। बहुत की परिभाषा क्या होती है? बहुत का मतलब होता है कम से कम 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो। भाई 2 हैं तो भी बहुत में आ जाएंगे, और 2 से ज्यादा है 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी। तो 2 या 2 से ज्यादा बीज गणितीय व्यंजक पदों का अगर संग्रह है, अगर डेफिनेशन पे आए तो आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में आए तो आप क्या लिखेंगे? 2 या 2 से अधिक पदों का व्यंजक। क्या कहा जाएगा? बहुपद को क्या कहेंगे? 2 या 2 से ज्यादा बीज गणितीय अलजेब्रिक टर्म्स हो तो उनसे जो व्यंजक पूरा बनेगा, जो व्यवस्था बनेगी, उसको हम क्या कह देंगे? बहुपद। इंग्लिश में क्या कह देंगे? पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल शब्द में भी आपको एक पॉलिनोमियल पूरे वर्ड में पॉली वर्ड यूज हुआ है। पॉली का मतलब क्या होता है? अगर इंग्लिश आप केमिस्ट्री में हो सकता है आपने पढ़ा हो पॉली वर्ड, पॉलीथीन। केमिस्ट्री में पॉलीथीन का मतलब क्या होता है? एथिलीन के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ पॉलीथीन कहा जाता है। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब बहुत सारे, तो वही बहुपद। 2 या 2 से ज्यादा पदों का व्यंजक अगर लिखा हुआ हो तो उसको आप बहुपद कहेंगे। अगर इसका एक आइडियल फॉर्म देखना चाहें कि 2 या 2 से अधिक पदों का जो व्यंजक होगा जिसको हम बहुपद कहेंगे, वो देखने में कैसा लगेगा, तो देखिए व्यापक रूप अगर आप लिखना चाहें
बहुपद का व्यापक रूप यानी कि जनरल इक्वेशन। देखिए आप ध्यान से समझ लीजिए, जो भी बहुपद होगा उसको हम हमेशा fx से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। fx, f का मतलब फंक्शन, x का मतलब यह है कि बहुपद जो भी है उस बहुपद में जो भी वेरिएबल यूज किया गया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जो बहुपद है, जैसे हमने भी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा था 2x + 5, तो ये अगर बहुपद है, क्योंकि दो पद है इसमें, ये अगर बहुपद है तो इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? देखिए 5 और 2 ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x। अगर वेरिएबल x यूज हुआ है तो इसको हम fx कहेंगे। वहीं पे अगर मान लीजिए ये बहुपद 2x + 5 होने के बजाय 2y + 5 होता, तो 2 और 5 तो कांस्टेंट है, y वेरिएबल क्या है? y, तो इस बहुपद को हम क्या कह देते? fy कह देते। बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बहुत विशेष बात समझने में नहीं। तो बहुपद का नाम जनरली fx या fy आप कह सकते हैं, जो भी वेरिएबल यूज हुआ है। तो अगर आप व्यापक रूप लिखना चाहें बहुपद का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं fx = मतलब ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करेंगे कि हर तरीके के पद लगभग आ जाए उसमें और उससे कोई पद छूटा ना रहे। तो और बहुपद होता है दो या उससे अधिक पदों का व्यंजक, और पद कैसे? ऐसे पद जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने हो, मतलब कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी हो। तो आप पहला पद लिख सकते हैं a0 x⁴, x⁴ की वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगी हो तो उसका मान 1 होता है। तो x⁴ की वैल्यू 1 होगी। 1 × a0 का मतलब क्या होगा? a0, और a0 अपने आप में कोई गिनती है। तो कुल मिला के ये कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है a0, साथ में x दिख जाए इसलिए हमने x⁴ साथ में लगा दिया। तो कुल मिला के कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है। दूसरा a0 लिख दिया, और आगे बढ़ जाए a1 और पावर धीरे धीरे बढ़ाते चलिए x1। तो इस वाले पद में देखिए x नहीं है, सिर्फ दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली नहीं है। देखने के लिए हमने x लिख दिया, लेकिन पावर 0 है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो x तो है नहीं। अगले वाले पद में x आ गया, x⁴ 1 हो गया। उसके बाद अगला a2 x⁴ 2, x एक और पावर के साथ बढ़ गया। अगला a3 x⁴ 3, x एक और पद के साथ बढ़ गया। और फिर हम एंड सो ऑन पे जाएंगे, और लास्ट हम लिख लेंगे an x⁴n, क्योंकि लास्ट हमको मालूम नहीं क्या पता x⁴ कितनी बढ़ती चले जाए। हर सवाल के हिसाब से होगा, किसी सवाल में x² में बहुपद होगा, किसी सवाल में x³ में बहुपद होगा, किसी सवाल में x⁴ में बहुपद होगा। तो x की कितनी पावर का बहुपद है हमको नहीं मालूम है, तो जनरली हम मान लेंगे कि x⁴n का बहुपद है। अगर n = 4 रख दें तो 4 पदों का बहुपद हो जाएगा, n = 5 रख दें तो 5 पदों का बहुपद हो जाएगा, n = 2 रख दें तो 2 पदों का बहुपद रह जाएगा। तो कुल मिला के ये एक आपका हो गया fx = इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए, कोई रटने वाली चीज नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ऐसा बहुपद होता है 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद एंड सो ऑन n पद। बहुत सारे पदों का संग्रह है, इसलिए इसको हमने बहुपद कह दिया। और सारे ही पद कैसे हैं? कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने हुए पद हैं, प्लस या माइनस के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को आप क्या कह देंगे? बहुपद कह देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हैं आप वेयर। अच्छा, भाषा का इशू मत रखिएगा इसमें। जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हिंदी अंग्रेजी कोई बहुत खास मतलब है नहीं, क्योंकि मैथ्स में बोलचाल की भाषा तो आमतौर पर यही रहती है, और बाकी टर्म्स जो है, मैथमेटिकल टर्म्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के यूज किए जाएंगे। तो इतना कोई इशू आना नहीं, और सॉल्यूशन आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में होगा, उसमें कोई हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं। एक शब्द कहीं पे आ गया तो वेयर लिखूं मैं यहाँ पे या जहां लिखूं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? तो a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। रियल नंबर्स का मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या आपने पढ़ा होगा, नहीं अगर पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा किसी क्लास में जब मॉडल नंबर बनाऊंगा, लेकिन वैसे वास्तविक संख्याएं अभी तक आप पढ़ चुके होंगे। a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, ये जितने भी कांस्टेंट हैं ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं।
लेकिन एक विशेष कंडीशन है, परंतु इनमें से कोई जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं वो सारे के सारे किसी भी रियल नंबर को बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन an जो है an कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। जीरो भी तो रियल नंबर है, तो a0 आपका जीरो हो सकता है। इनमें से कोई भी कांस्टेंट नंबर जीरो हो सकता है लेकिन an जीरो नहीं हो सकता है। an जीरो नहीं होगा, क्यों जीरो नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर an जीरो हो जाएगा तो बहुपद की डिग्री खत्म हो जाएगी। भाई an एक आपका व्यापक पद है, वही डिसाइड करेगा कि आपके इसमें कितने पद हैं। वो खुद जीरो हो गया तो अब ये तो अनहीन हो जाएगा, एंड सो ऑन चला जाएगा ऐसे, तो इसलिए an जीरो नहीं होगा। ठीक, ये आपका बहुपद का व्यापक रूप है। फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। बहुपद का मतलब दो या दो से ज्यादा पदों का व्यंजक हो। पद कैसे हो? कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने हुए पद हो, और ऐसे दो या दो से ज्यादा पद अगर लिखे हुए हो तो इनको आप बहुपद कहेंगे। इस पूरी व्यवस्था को आप बहुपद कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए आगे क्या देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। अब बहुपद अगर आप समझ गए हैं तो बहुपद के प्रकार देख लीजिए, टाइप्स। प्रकार देखिए, बहुपद को दो तरीके से आप विभाजित कर सकते हैं। दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। फिर एक बार फिर मैं कहूंगा कि ये प्रकार और इनका विभाजन ये सब पूछे जाने वाली बातें नहीं, आपसे पेपर में सवाल नहीं पूछा जाएगा। मालूम होना चाहिए आपको कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को देखिए दो तरीके से बांटा जा सकता है। एक चीज पदों के आधार पर, पदों के आधार पर विभाजन, और दूसरा है घात के आधार पर। घात के आधार पर विभाजन। घात क्या होती है बताएंगे? घात का मतलब आवर्त। देखिए पदों के आधार पर विभाजन सबसे पहले देख लीजिए। पदों के आधार पर विभाजन में ऐसा कोई बहुत विशेष समझने वाली बात है नहीं। पदों के आधार पर विभाजन का मतलब है बहुपद आपका होगा एक पदी, ये होगा आपका द्विपदी, ये होगा आपका त्रिपदी। ठीक है, एंड सो ऑन। वही जो परिभाषा आपने लिखी थी, परिभाषा में लिखा था ऐसा कोई भी व्यंजन जिसमें दो या दो से ज्यादा पद हो उसका बहुपद कह देंगे। तो किसी भी बहुपद में अगर केवल एक पद है तो उसको आप एक पदी बहुपद कह देंगे। किसी भी बहुपद में अगर दो पद हैं तो उसको आप द्विपदी बहुपद कह देंगे। किसी भी बहुपद में अगर तीन पद हैं तो उसे आप त्रिपदी बहुपद कह देंगे। इसी तरीके से पदों की संख्या जितनी है उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया जाएगा। अब इतनी बातों में एक हो सकता है समस्या आपके सामने आई हो कि एक तरफ आपने बहुपद की परिभाषा लिखी थी दो या दो से ज्यादा पद, यानी कि मिनिमम दो से कम नहीं हो सकते। आपने लिखा था बहुपद तब होगा जब पदों की संख्या दो या दो से ज्यादा हो, और यहाँ पर आपने लिखा है कि केवल 2x एक पद है और इसको भी आप बहुपद कह रहे हैं, तो परिभाषा के खिलाफ जा रहा है। परिभाषा कह रहा है कि कम से कम दो पद तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है? एक। फिर भी आप इसको बहुपद कह रहे हैं जिसका नाम आपने एक पदी बहुपद लिखा है। देखिए समझने वाली बात ये है 2x जो है ये एक पद लिखा हुआ आपके सामने एक पद है। अगर आप ये बहुपद है या नहीं इस बात को समझना चाहें तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और बहुपद की परिभाषा में जिन पदों को इस्तेमाल किया गया था उसमें क्या कहा गया था कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने हुए जितने भी पद होंगे उन पदों को मिलाने से जो व्यंजक बनेगा वो बहुपद कहा जाएगा। अब आप इसको देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 हो गया, और 0 को 2x में जोड़ दिया 2x बचा, यानी कुल मिला के 2x एक ही पद लिखा हुआ है। लेकिन ये बहुपद अगर इसको आप बहुपद की श्रेणी में लाना चाहें तो बहुपद के कंडीशंस पे आप इसको ला सकते हैं। देखिए कैसे
2x क्या है, एक पद, और 0 इंटू एक्स क्या है, दूसरा पद। ये टोटल हो गए दो पद। अगर दो पद हो गए तो फिर ये क्या है, बहुपद है। बहुपद की परिभाषा में आ गया, बहुपद है। अब इस बहुपद को द्विपदीय बहुपद कहें या ना कहें, तो उसके लिए इसकी वैल्यू देखिए, 2x प्लस 0 इंटू एक्स का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली तो है ये 2x, लेकिन देखने में 2x को हम बहुपद के रूप का बना सकते हैं, और वैल्यू के मामले में इसकी वैल्यू क्या है, एक पद की वैल्यू है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, एक पदीय बहुपद। यानी कि देख 2x वैसे एक पद है, लेकिन बहुपद के रूप में अगर इसको आप बदलना चाहें तो आपको इसमें दो पद दिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसकी एक पद की है, इसलिए आप इसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ऐसे दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद एंड सो ऑन, बहुत सारे जितने पद होंगे उतने उस तरीके से आप इसको बहुपद कह देंगे। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। दूसरी बात पे आते हैं, घातों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। एक घातों के आधार में बहुपद के प्रकार जानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि बहुपद चैप्टर में घात का क्या मतलब है। बहुपद चैप्टर में घात का क्या मतलब, बहुत बहुत एक लाइन में आप समझ लीजिए, बिल्कुल आसान सी चीज है। बहुपद चैप्टर में घात का मतलब यानी बहुपद की घात क्या है। ठीक, बहुपद की घात का मतलब ये है, एग्जांपल से समझिए, हर चीज की परिभाषा नहीं लिखने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद आपके सामने लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 5, और ये बहुपद है। आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात बताइए। जब भी कोई बहुपद आपके सामने लिखा हुआ हो तो उस बहुपद की घात जानने के लिए आप सबसे पहले देखिए उस बहुपद में जो वेरिएबल यूज हुआ है, जो चर राशि इस्तेमाल की गई है, x y या z जो भी, उस चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी है। जो भी चर राशि इस्तेमाल की गई है उस चर राशि की मैक्सिमम पावर जो होगी, वही पावर, वही घात उस पूरे बहुपद की घात कही जाएगी। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया इस बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद में वेरिएबल x यूज किया गया। x वेरिएबल की एक पावर 1 है यहाँ पर, एक पावर 2 है। दोनों ही पावर्स में बड़ी पावर क्या है, 2। तो जो वेरिएबल की सबसे बड़ी घात होगी वही इस बहुपद की घात होगी। पूरे बहुपद की घात कितनी होगी, 2। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x प्लस 5, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 1, क्योंकि वेरिएबल x यूज हुआ है, इसकी एक घात है 1। जैसे मान लीजिए 6x की पावर 5 प्लस 10x² प्लस 5 बराबर 0 लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया बहुपद की घात कितनी है, तो x की एक पावर है 2 और x की दूसरी पावर है 5, मैक्सिमम पावर कितनी है, 5, यानी कि बहुपद की घात कितनी है, 5 हो जाएगी। बात समझ गए। तो इस तरीके से बहुपद की घात का मतलब क्या है, बहुपद में जो भी x की सबसे बड़ी पावर होगी उसको आप बहुपद की घात कह देंगे। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपको बताए जा रहे हैं। घात के आधार पर बहुपद जो होते हैं वो सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। ठीक, क्या अब क्योंकि घात के आधार पर है तो इसका मतलब कुछ विशेष घात होगी तभी उसको रैखिक बहुपद कह दिया जाएगा। तो कितनी घात होगी जिस पर बहुपद को रैखिक बहुपद कह दिया जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। घात होगी 1। अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उस बहुपद को हम क्या कह देंगे, रैखिक बहुपद। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं 2x प्लस 2x प्लस 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे इस बहुपद की घात अगर आपसे पूछी जाए तो इसमें x की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो इसका मतलब इस बहुपद की घात 1 हो जाएगी, और अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो फिर उसे आप क्या कह देंगे, रैखिक बहुपद कह देंगे। समझ में आ गई उनकी बात। दूसरा आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है कि एक दो समझने के बाद आपको खुद समझ में आने लगता है। रैखिक बहुपद का मतलब पावर 1, अब द्विघात का मतलब हो गया तो घात कितनी हो, 2। तो
कहीं पर भी अगर किसी भी बहुपद की घात 2 है तो उसको आप द्विघात बहुपद कह देंगे। एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कोई भी द्विघात समीकरण लिख लीजिए, 3x² + 6x + 2। इस बहुपद की घात अगर आपसे पूछे तो कितनी हो जाएगी, x⁴ और x⁴ मैक्सिमम पावर 2 है तो घात कितनी हो जाएगी 2, और घात 2 हो जाएगी तो उसको आप क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसी तरीके से 3 घात बहुपद, 4 घात बहुपद, 5 घात बहुपद, वो एंड सो ऑन हो जाएंगे। 3 घात, 4 घात, 5 घात, ये सब आपके हो जाएंगे एंड सो ऑन। उसके बाद आप एक और लिख लीजिए, शून्य बहुपद। ठीक है, घातों के आधार पर एक टाइप आपका आएगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब क्या है, घात कितनी हो, 0। 0 घात कैसे होगी, एग्जाम्पल जैसे 5 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए बताइए 5 कौन सा बहुपद है, 5 जो गिनती, केवल गिनती लिखी हुई है, ये बहुपद है कि नहीं, ये आपको बताना कौन सा बहुपद है। तो पहली बात तो कोई नंबर अकेला लिखा हो या 2 लोग लिखा हो, बहुपद तो होगा, क्योंकि अगर अकेला है तो उसको हम 2 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया था, ऐसे इसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक गिनती लिखी हुई है आपके सामने 5, और आपसे पूछा जा रहा है बताइए कौन सा बहुपद है, तो आप क्या कहेंगे, इसको शून्य बहुपद कह सकते हैं। अभी इसका एक और नाम भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप इसको यहाँ पे अभी क्या कह सकते हैं, शून्य बहुपद कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 5 जो लिखा हुआ है इस बहुपद इस बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात देखने के लिए आपको बहुपद में वेरिएबल ढूंढना पड़ता है पहले, कि बहुपद में भाई हम ढूंढे x या y कहाँ है, तो इसमें x तो कहीं है नहीं। जब x है नहीं तो आपको x लाना पड़ेगा, और लाने के लिए आप क्या लिखेंगे, इंटू x⁴ लिख देंगे। अभी बताया गया था कि x⁴ की वैल्यू 1 और 1 × 5 दैट इज 5। ठीक, तो कुल मिला के 5 ही लिखा हुआ है, लेकिन हमको x दिखने लगा। अब ये जो बहुपद है इसमें आप बताइए इसकी घात कितनी है। इसकी घात देखने के लिए आप लिखेंगे x कहाँ है, ये है x की पावर कितनी है 0, वेरिएबल की जो भी पावर होगी वही घात होगी बहुपद की, तो यानी बहुपद की घात कितनी है 0। और अगर बहुपद की घात 0 है तो उसको आप क्या कह देंगे, शून्य बहुपद कह देंगे। बात समझ में आई। अब एक बार जरा समझ लीजिए, 5 × x⁴ जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली तो 5 ही है ना, एक्चुअली इसकी वैल्यू तो 5 है। तो अगर घात के 5 को अगर घात के आधार पे देखा जाए तो 5 में x की घात है 0, तो घात के आधार पे ये 0 क्योंकि घात है इसलिए इसको शून्य बहुपद कहेंगे। लेकिन इसी 5 को अगर पद के आधार पे देखा जाए तो कौन सा बहुपद होगा, यहां पे लिखिए आप, अचर बहुपद। अचर बहुपद का एग्जांपल आप लिखिए, क्या होगा, 5 या 2, अगर 5 आप लिखिए तो बताइए अचर बहुपद होगा नहीं होगा। जैसे 5 लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जाए कि बताइए घात के आधार पर ये 5 कौन सा बहुपद है, तो 5 को अगर घात के आधार पर देखोगे तो इसमें घात लानी पड़ेगी, और घात लाने के लिए इसमें x⁴ लिखोगे, तो घात के हिसाब से घात 0 हुई तो 5 जो होगा वो शून्य बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर इसी 5 को आप पद के आधार पे आपको देखना हो, पद के आधार पे देखने का मतलब आपका घात से कोई लेना देना नहीं, तो पद के आधार पे एक है केवल अकेला, 5 जो है वो क्या है, अकेला है, तो एक पदी बहुपद कह सकते हैं। एक तो चीज, दूसरी चीज 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर है ना, अचर संख्या है, तो इसको अचर बहुपद भी कह सकते हैं। जितनी भी गिनतियां हैं वो सारी अपने आप में क्या है, अचर बहुपद है। और अगर उन्हीं गिनतियों को घात के आधार पे देखना हो तो वो सारी गिनतियां क्या है, शून्य बहुपद है। जैसे 2 क्या है, अगर केवल वैल्यू के बेसिस पे देखा जाए तो 2 क्या है, अपने आप में एक अकेला टर्म है, तो एक पदी बहुपद है। क्योंकि वेरिएबल नहीं है इसमें, x है ही नहीं, इसलिए इसको आप अचर बहुपद कह देंगे। लेकिन अगर इसी को आप घात के आधार पे आपसे पूछा जाए, कहा जाए कि बताइए 2 घात के आधार पे कौन सा बहुपद है, तो घात के आधार पे बहुपद बताने के लिए आप इसमें x⁴ इंट्रोड्यूस करेंगे और अब ये बन जाएगा शून्य बहुपद। यहां तक बात समझ में आई।
कोई कंफ्यूजन नहीं। एक दो नाम इंग्लिश में आप याद समझ लीजिए, जिनको हिंदी वाले में इंग्लिश में समझे, इंग्लिश वाले में। रैखिक बहुपद जो होता है उसको आप कहते हैं इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल, और द्विघात बहुपद को आप कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी शून्य बहुपद और एक प्रतिशत शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, इनका कोई बात खास वो नहीं है। रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल और द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। एक लास्ट चीज और आप देख लीजिए, उसके बाद हम सीधे फॉर्मूला सूत्रों पे आएंगे, फॉर्मूले लिखा जाएंगे और बढ़ेंगे आगे सवालों पे, एक्सरसाइज पे। एक लास्ट चीज आप समझ लीजिए, हेडिंग लिखेंगे बहुपद के मूल। बहुपद के मूल, मूल को आप कह सकते हैं शून्यक। शून्यक के अलावा आप इसको कह सकते हैं हल। ठीक है, मूल का मतलब होता है रूट्स, शून्यक का मतलब होता है जीरोस, हल का मतलब होता है सॉल्यूशन। देखिए जितने टर्म्स जितने हैं वो सारे मैं यूज कर रहा हूं, जो भी पेपर में आ जाए ऐसा आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि मूल आ गया तो क्या पूछा गया है। तीनों शब्द अलग अलग है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। मतलब अंतिम जो मतलब है वो क्या है, सॉल्यूशन। कुल मिला के आपको बहुपद को सॉल्व करना है, सॉल्व करने में जो सॉल्यूशन मिलेगा वही आपके शून्य कहे जाएंगे, वही आपके मूल कहे जाएंगे, वही आपके हल कहे जाएंगे, वही आपका आंसर होगा। तो किसी भी बहुपद के मूल जो हैं कैसे निकालेंगे वो भी आगे देखेंगे, फॉर्मूला सूत्रों मतलब फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि बहुपद के मूलों का बहुपद के साथ संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। देखिए एक स्टेटमेंट मतलब एक लाइन लिख लीजिए ऐसे, यदि बहुपद fx के लिए x बराबर a ऐसा हो कि fa बराबर 0 हो जाए तो x बराबर a fx का मूल होगा। या इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, इसको समझाया जाएगा, या fx बराबर 0 से प्राप्त x का मान fx मूल या हल। देखिए समझिए, जैसे कोई बहुपद आपके सामने दिया गया है fx, fx का मतलब क्या है, कोई बहुपद लिखा होगा और उस बहुपद में
x वेरिएबल यूज किया गया होगा। अब मान लीजिए किसी तरीके से x की कोई वैल्यू आपको मिल जाती है a, किसी तरीके से मतलब कोई बहुपद आपको दे रखा है और उस बहुपद के लिए x का कोई एक मान दे रखा है a, और आपसे कहा गया है कि ये x बराबर a ऐसी वैल्यू है कि अगर इस x बराबर a को हम fx में रख दें, यानी fx में जहां जहां x दिखे वहां वहां हम x की जगह a रख दें, तो इस fx को सॉल्व करने पर जो मान प्राप्त होता है वो 0 मिल जाता है। किसी भी fx में अगर x की जगह पर कोई वैल्यू a रख दी जाए और a रखने पर उस fx की वैल्यू 0 मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में x बराबर a को इस fx का मूल कहा जाएगा, यानी कि शून्यक कहा जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन कहा जाएगा। यानी किसी भी बहुपद में x का ऐसा मान जिस मान को उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, x बराबर उस वैल्यू को उस बहुपद का सॉल्यूशन कहा जाएगा। मतलब किसी भी बहुपद में x का जो मान रखने से बहुपद 0 हो जाए, x का वो मान उस पूरे बहुपद का हल कहा जाएगा, सॉल्यूशन कहा जाएगा, मूल कहा जाएगा। ठीक, दूसरी तरीके से इसी बात को समझें। अगर कोई बहुपद है और उस बहुपद को आप 0 के बराबर ले लीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए, मतलब fx बहुपद को 0 के बराबर रखकर उस बहुपद को सॉल्व करिए। सॉल्व करते करते x का जो भी मान मिलेगा आपको, x का वही मान इस बहुपद का मूल या शून्य या सॉल्यूशन कहा जाएगा। बात समझ में आई? कोई भी बहुपद दे रखा हो, उस बहुपद को आप 0 के बराबर लीजिए और 0 के बराबर लेकर उसको सॉल्व करिए। सॉल्यूशन में x का जो मान मिलेगा वही बहुपद का मूल या शून्य या हल कहा जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुपद दे रखा है fx बराबर 2x + 4 और आपसे पूछा जाए इस fx का सॉल्यूशन, इसका मूल, इसके मूल निकालिए, इसके शून्य निकालिए, तो आप कैसे करेंगे? हम fx को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। fx की वैल्यू क्या है? 2x + 4 = 0। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2x = -4, x = -4/2, x = -2। ठीक, यानी x की वैल्यू जो -2 आई है, यही इस fx का सॉल्यूशन। ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए। आपको एक बहुपद दे रखा था, इससे आपको बहुपद का सॉल्यूशन निकालना था, मूल निकालना था, तो हमने बहुपद को 0 के बराबर किया, सॉल्व कर लिया, x की जो वैल्यू आई वो बहुपद का हल हो गया। उल्टा रिवर्स कर लीजिए। सब ये कहा गया कि अगर किसी बहुपद में x का कोई मान रखने से उस बहुपद का मान 0 हो जाए, तो उस मान को बहुपद का मूल कहेंगे। तो जरा हम चेक करें कि x बराबर -2 जो हमने निकाला है वो क्या सच में इसका मूल है, इसका मान, इसका शून्य है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं? x बराबर जितने को भी चेक करना हो, x बराबर उतना आप क्या करते हैं? बहुपद में रख देते हैं और बहुपद में रख कर देखते हैं क्या बहुपद में रखने पर वैल्यू 0 मिली। अगर x बराबर a fx में रखने पर वैल्यू 0 मिल जाए, इसका मतलब है कि x बराबर a इस fx का एक सॉल्यूशन होगा। तो हम देखेंगे कि x बराबर -2 इस fx में रखने पर क्या इस fx की वैल्यू 0 मिलती है। अगर x बराबर -2 इसमें रखने पर ये 0 हो जाता है, तो इसका मतलब x बराबर -2 इसका एक सॉल्यूशन है, जो हमने निकाला है वो सही है। तो चेक कर लें। x की जगह पे -2 रख दीजिए, इसमें देखिए क्या आएगा, 2 और 2 -2 + 4, 2 दूनी -4 + 4, -4 + 4 कितना हो गया? 0। देखिए x बराबर -2 रखने पर fx का मान 0 आया और x बराबर a रखने पर अगर fx आपका 0 हो जाए तो इसका मतलब x बराबर 1 मूल होगा। तो दोनों ही बातें हैं। fx जो भी दे रखा है उसको आप 0 के बराबर लेकर सॉल्व कर लीजिए, x की जो वैल्यू मिलेगी वही सॉल्यूशन होगा आपका। ठीक, यहाँ तक बात आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप पढ़िए और उसके बाद इस आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि सारी बातें लगभग हो गई, कॉन्सेप्ट बेसिस जितनी बातें हो सारी हो गई। अगली क्लास में हम बहुपद के सवालों को सॉल्व करने के लिए जिन सूत्रों की जरूरत है वो सूत्र देखेंगे, वो फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज भी चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।